प्रिय विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में आप लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत बहुलक किसी श्रेणी में बहुलक किस तरह से निकालें, अपन कैसे कैलकुलेट करें, कैसे उसको तय करें, इसके ऊपर अध्ययनरत थे। और अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालना देखा। व्यक्तिगत श्रेणी में श्रेणियाँ तीन तरह की: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में अपन ने बहुलक देखा और बहुलक का मतलब आप लोग समझ गए हैं। बहुलक वो मूल्य है जो श्रेणी में बार बार आता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अपन ने ये देख लिया कि कोई मूल्य सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है और वो बहुलक हो गया। और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान ये रखनी है कि बहुलक हमेशा मूल्यों में होगा, वैल्यूज़ में होगा, या जिसको अपन एक्स कहते हैं एक्स में होगा। फ्रीक्वेंसी के आधार पर बहुलक का निर्धारण होता है। श्रेणियों में दो कॉलम होते हैं आपके, एक एक्स का, दूसरा एफ का, या जिसको कह सकते हैं वैल्यूज़ का और फ्रीक्वेंसीज़ का। फ्रीक्वेंसी के आधार पर वैल्यू में से आप बहुलक देखते हैं कि कौन सा बहुलक है जो आपने व्यक्तिगत श्रेणी में देखा। व्यक्तिगत श्रेणी में सामान्य रूप से फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन बहुलक देखने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी को अपन ने फ्रीक्वेंसी वाली श्रेणी या जिसको कह सकते हैं खंडित श्रेणी में बदल के कल देखा। आज उसके बाद में अपन देखने जा रहे हैं कि व्यक्तिगत के बाद में खंडित श्रेणी में बहुलक, मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी किसको कहते हैं ये आपको पता है, पहचान हो गई है। एक मूल्य दूसरे मूल्य से पूर्ण रूप से अलग होता है और हर एक मूल्य की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो श्रेणी कहलाती है खंडित श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की यहाँ आप लोगों को तीन विधियाँ, 3 मेथड्स बताए गए हैं। पहला है निरीक्षण विधि, और निरीक्षण मानी होता है देखना, मतलब देख के ही तय हो जाए। पहली विधि तो है कि देख के भी तय हो सकता है पहली विधि के अनुसार। दूसरी विधि ये कहती है कि समूहीकरण विधि, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रुपिंग मेथड, यानी फ्रीक्वेंसीज़ के समूह बना के और फिर बहुलक ज्ञात करें। ये दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड में ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं अपन, और साथ में ही एक टेबल बनती है एनालिटिकल टेबल। उसके आधार पर फिर जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलते हैं या जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मूल्य बहुलक हो जाता है। तो दो विधियाँ। तीसरी विधि घनत्व परीक्षण, और घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी टेस्ट। घनत्व परीक्षण करके अपन देखते हैं, और घनत्व परीक्षण का मतलब उसके आसपास की आवृत्तियों को देखते हैं, और उनको देखते हुए जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वो बहुलक हो सकता है। तो खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की 3 विधियाँ हो गई: निरीक्षण विधि बाय इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग टेबल मेथड एंड डेंसिटी मेथड। निरीक्षण के द्वारा कैसे ज्ञात करें, अब अपन एक को देखेंगे। निरीक्षण के द्वारा देखने के लिए ये मालूम किया जाता है कि इन पदों में से कौन सा पद सबसे अधिक बार आया, अर्थात किस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही पद मूल्य बहुलक होगा, यानी जिस वैल्यू की आवृत्ति, जिस एक्स की आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही मूल्य या पद बहुलक होगा। लेकिन इसमें एक शर्त लगा रखी है
कि इस विधि का प्रयोग तभी उचित रहता है, इस विधि का प्रयोग कब किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि जब श्रेणी की बनावट नियमित श्रेणी के रूप में हो या नियमित पदमाला या रेगुलर सीरीज के रूप में हो। यानी श्रेणी अगर नियमित श्रेणी है, रेगुलर सीरीज है, तो आप निरीक्षण के द्वारा बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि रेगुलर सीरीज किसको कहें अपन, तो रेगुलर सीरीज या नियमित श्रेणी ऐसी श्रेणी को कहेंगे अपन जिसमें फ्रीक्वेंसीज शुरू में कम हो और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएं और लगभग मध्य में अधिकतम हो और फिर कम होती जाएं, वो नियमित श्रेणी होगी। तो नियमित श्रेणी का निर्धारण करने के लिए आप लोग फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे और फ्रीक्वेंसीज कैसी होनी चाहिए, तब उसको अपन नियमित श्रेणी या रेगुलर सीरीज कहेंगे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि शुरुआत में, श्रेणी के शुरुआत में फ्रीक्वेंसी कम हो और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाए और लगभग बीच में, या तो एकदम बीच में या लगभग बीच में अधिकतम आवृत्ति हो और फिर वापस आवृत्तियाँ धीरे धीरे कम होती जाएं, तो वो श्रेणी कहलाती है नियमित। तो अगर नियमित श्रेणी है तो आप केवल निरीक्षण के द्वारा, बाई इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा ही बहुलक की गणना कर सकते हैं। किसी तरह का कोई सूत्र लगाने की या कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा फाइंड आउट द मोड, और सबसे पहले दिया हुआ आपको पंक्ति के रूप में, रोज के रूप में, ROWS, रो, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। रो होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होता है वर्टिकल। वेजेज दी हुई है आपको पहले कॉलम में, जिसको अपन सामान्य रूप से पहले कॉलम को एक्स कहते हैं या वैल्यूज़ कहते हैं, और वेजेज के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रुपीज़, RS, यानी मजदूरी रुपए में दी गई है। और वो इस तरह से सबसे पहले 160, फिर 165, 170, 75, 80, 85 और 190, इस तरह से ये वैल्यूज़ दे रखे हैं आपको। और आपको ये वैल्यूज़ के बारे में अगर कोई पूछ ले कि ये वैल्यूज़ किस तरह के हैं, किस ऑर्डर में हैं, तो आप कहेंगे चढ़ते हुए क्रम में, और जिसको अपन कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इनको दो तरह से रख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के रूप में और डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में। तो ये जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं आपको, वो हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद में दूसरी पंक्ति में है नंबर ऑफ पर्सन्स और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ F, ये फ्रीक्वेंसी है। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इस तरह से दे रखी है, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8, 10, 5, 4 और 3। यानी श्रेणी है खंडित। खंडित इसलिए कहा क्योंकि एक मूल्य दूसरे मूल्य से जुड़ा हुआ नहीं है। 160 अलग है, 165 अलग है, कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, और सबकी फ्रीक्वेंसी है। यानी मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो और उनकी अलग से फ्रीक्वेंसी हो, तो वो श्रेणी होती है खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी, और खंडित श्रेणी में अपन बहुलक ज्ञात कर रहे हैं निरीक्षण के द्वारा, और निरीक्षण के द्वारा आप तब ज्ञात कर सकते हैं जब श्रेणी हो नियमित, जिसको अपन कहते हैं रेगुलर सीरीज। और रेगुलर सीरीज को आपने देखा कि किसको कहते हैं, रेगुलर उसको कहेंगे जिसमें आवृत्तियाँ शुरू में कम हो, फिर बढ़ती जाएं और लास्ट में कम हो जाएं। तो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दी हुई है आपको नंबर ऑफ पर्सन्स, ब्रैकेट में F, 2, 4, 8, 10। पहले आवृत्ति 2 थी, 2 से बढ़ के 4 हुई, 4 से फिर 8 हुई, 8 से बढ़ के 10 हो गई, लगभग बीच में अधिकतम हो गई, और फिर उसके बाद में कम होती जा रही है, 5, 4, 3। यहाँ 3 मूल्य पहले हैं, 3 मूल्य बाद में हैं, और अधिकतम आवृत्ति है 10, यानी एकदम बीच में है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बीच में हो, लगभग बीच में भी
हो सकती है आवृत्ति अधिकतम, तो भी आप निरीक्षण मेथड के द्वारा बहुलक की गणना कर सकते हैं। और बहुलक अपन ने उसको कहा, श्रेणी नियमित हो गई। नियमित श्रेणी में बहुलक वो मूल्य होगा जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो यहाँ आवृत्ति सबसे अधिक है, एफ दिया हुआ सबसे अधिक 10 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और 10 के सामने वैल्यू जो दिया हुआ है या एक्स जो दिया हुआ है वो है 175, 175। तो बहुलक आया जेड बराबर 175। बहुलक को संकेताक्षर देंगे आप लोग कैपिटल जेड। आप मोड भी लिख सकते हैं, MODE, मोड बराबर, लेकिन सामान्य रूप से उसका संकेताक्षर देते हैं और आप लिखेंगे जेड बराबर 175। जेड आ गया आपका। अब उसके बाद में दूसरा मेथड आता है, और दूसरा मेथड है समूहीकरण विधि। अगर इंस्पेक्शन मेथड में कहीं भी अपने को डाउट लगता है या इंस्पेक्शन मेथड काम में आप नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप ग्रुपिंग टेबल बना सकते हैं। ग्रुपिंग टेबल का मामला ये है कि ग्रुपिंग टेबल हर परिस्थिति में आप बना सकते हैं। इसमें काम ज़रूर थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी ग्रुपिंग टेबल बना के बहुलक का मूल्य एकदम एक्यूरेसी के साथ में ज्ञात हो जाता है समूहीकरण के द्वारा। लेकिन सामान्य रूप से इसको करते तभी हैं जब निरीक्षण मेथड काम में नहीं आता, या तो श्रेणी नियमित नहीं है, या फिर अधिकतम आवृत्तियां हैं वो एक से ज़्यादा हों, तब ये दिक्कत रहती है कि बहुलक किसे माना जाए। ऐसी परिस्थिति में आप लोग ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, और ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 2 कॉलम तो दिए हुए हैं ही, होते ही हैं। एक एक्स का होता है, दूसरा एफ का होता है। 2 कॉलम तो आपको दे ही रखे हैं। ये 2 कॉलम तो आप दे रखे हैं आपको पंक्तियों के रूप में, आप इसको कॉलम के रूप में लिख देंगे। सबसे पहले आप वैल्यूज़ लिखेंगे या वेजेज लिखेंगे जो एक्स होगा, और फिर उसके बाद में एफ होगा फ्रीक्वेंसी। और फिर टेबल आपको स्क्रीन पर एक ग्रुपिंग टेबल बनाई हुई दिख रही है। इस ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम होते हैं फ्रीक्वेंसी को शामिल करते हुए। पहला कॉलम तो है एफ का ही, उसको नंबर 1 दे देंगे, और फिर उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस तरह से 6 कॉलम बनाते हैं अपन। और 6 कॉलम के बाद में आप लोग एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, विश्लेषण तालिका, जिसके आधार पर तय हो जाता है कि बहुलक का मूल्य कौन सा है। समूहीकरण विधि या ग्रुपिंग टेबल के द्वारा मोड ज्ञात करने के लिए अब ये 6 कॉलम बनेंगे, तो पहले कॉलम को तो आपने नंबर 1 दे दिया। उसके बाद में दूसरा खाना आ गया। दूसरे खाने में करना क्या है, आपको जो आवृत्तियां दे रखी हैं उनको ऊपर से शुरू करके 2-2 के जोड़े बनाने हैं, जैसा कि आपको टेबल में स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पहला कॉलम हो ही गया, पहला कॉलम नंबर 1 लगा दिया जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी हुई। फिर दूसरा कॉलम के ऊपर ही ऊपर 2 लिख दिया, सेकंड 2 में करना क्या है, करना ये है कि आवृत्तियां जो दे रखी हैं पहले कॉलम में, उनके शुरू से यानी पहली आवृत्ति से शुरू करके 2-2 के जोड़े बनाने हैं। 2-2 फ्रीक्वेंसी को आप एक ब्रैकेट में बंद कर दें, 2 फ्रीक्वेंसी को, तो 2 को बंद कर दिया, फिर 2 को बंद कर दिया। लास्ट में जाके मान लो कोई एक बकाया रह जाती है, तो उसको छोड़ दें आप, उसका ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये काम हो गया दूसरे कॉलम का। फिर इसके बाद में तीसरा कॉलम ये कहता है कि अब की बार सबसे पहले की एक आवृत्ति ऊपर की एक छोड़ दो। एक आवृत्ति जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, यहाँ आवृत्ति शुरू की 3 थी, तो 1 को छोड़ दो। 3 को छोड़ के फिर आगे के 2-2 के जोड़े बनाने हैं। शुरू की 1 छोड़ दी
और आगे के आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाते जाओ, दो दो के जोड़े बनाते जाओ। और लास्ट में अगर कोई एक आवृत्ति बच जाती है सिंगल, जिसका जोड़ा नहीं बन सकता, तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर वापस आते हैं अपने पहले खाने पर। पहले खाने में जो अधिकतम आवृत्ति है उसको आप या तो बोल्ड लेटर्स के द्वारा या एक सर्किल के द्वारा उसको गोला कर दो, ताकि पता रहे कि सबसे बड़ी आवृत्ति पहले कॉलम की ये है। इसी तरह से दूसरे कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति अब दो दो के जोड़े बनाने पर जो आई है, सबसे बड़ी आवृत्ति, उसके भी एक गोला बना दो या बोल्ड लेटर्स में लिख दो। तीसरा कॉलम है एक छोड़ के दो दो आवृत्तियों वाला। इस कॉलम में भी जो सबसे बड़ी आवृत्ति आ रही है उसके ऊपर एक गोला बना दें या उसके मोटे अक्षरों में लिख दें। ऐसा आपको हर कॉलम में करना है। जो हर कॉलम की जो बड़ी आवृत्ति आएगी उसके एक गोला बना दें। तो ये आपके 3 कॉलम हो गए। चौथा कॉलम ये कहता है कि अब की बार पहली आवृत्ति से शुरू करके, स्टार्टिंग की पहली से शुरू कर दो और 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 1 2 3, 3 आवृत्तियां जोड़ दो और एक ब्रैकेट में बंद कर दो। शुरू की 3 आवृत्तियां जोड़ी, ब्रैकेट में बंद करी, शुरू की 3 आवृत्ति जोड़ी, ब्रैकेट में बंद करी। लास्ट में जाके अगर कोई आवृत्ति 1 बचती है या 2 बचती है तो उसके जोड़े नहीं बना सकते, क्योंकि 3 आवृत्ति होनी चाहिए जोड़ा बनने के लिए। तो 1 या 2 बच जाती हैं तो उनको आप छोड़ दें। और वही काम करना है इस कॉलम में भी। जो सबसे बड़ी आवृत्ति आती है उसको एक सर्किल के द्वारा घेरा कर दें, ताकि अपने को दिखे कि सबसे बड़ी आवृत्ति ये है। तो इस कॉलम में अपन ने बनाए थे 3-3 के जोड़े और सबसे बड़ी आवृत्ति को चिन्हित कर दिया। और अब 5वां कॉलम आ रहा है। 5वां कॉलम ये कहता है कि शुरू की एक आवृत्ति छोड़ दो और फिर 3-3 के जोड़े बना दो। शुरू की एक आवृत्ति जो भी फर्स्ट दी हुई है उसको छोड़ दो और 3-3 आवृत्तियों के जोड़े बना के ब्रैकेट के रूप में दिखा दो और उनका योग उनके सामने लिख दें। एक आवृत्ति को छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाने हैं और जोड़ लिखना है। और लास्ट में जाके 1 या 2 आवृत्तियाँ वैसे ही बचती हैं जिनके जोड़े नहीं बन सकते, तो उनको छोड़ दो और फिर वही काम करना। इस कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति आई है उसको सर्किल कर दो, तो उसको आपने सर्किल कर दिया। और फिर लास्ट में, लास्ट का कॉलम 6ठा कॉलम है। अब की बार शुरू की 2 छोड़नी है, 2 आवृत्तियों को छोड़ दो, 1 और 2 को छोड़ दी। अब बाकी बचती हैं उनके क्रम से 3-3 के जोड़े क्रम से बनाने, क्रम से 3-3 के जोड़े बना दो और वही काम करना। लास्ट में अगर 3 नहीं बचते हैं, 2 ही बचते हैं या 1 बचती है तो उसको पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वही काम करना। इस कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति आई है उसको सर्किल करना। तो ये जो टेबल बनी है ये है ग्रुपिंग टेबल। और फिर बहुलक देखने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल ऑफ एनालिसिस, या जिसको अपन कहते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, तो एनालिटिकल टेबल आप बनाइए। और एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए जो बड़े से बड़ी आवृत्तियां आई हैं हर एक कॉलम में जो बड़ी आवृत्ति आई हैं वो किन किन मूल्यों को जुड़ के बनी है। अगर जैसे पहला कॉलम है, पहले कॉलम में तो f के सामने जो मूल्य आया है उस मूल्य को 1 नंबर दे दिया अपन ने, या 1 उसके सामने टिक कर दिया, तो उसको या टिक भी कर सकते हो या 1 भी कर सकते हो। फिर दूसरे कॉलम में जो बड़े से बड़ी आई है वो 2 को जोड़ के आई है, तो आप ये देख लें कि वो 2 मूल्य कौन कौन से हैं। उन मूल्यों को भी एक एक या तो नंबर दे दें या टिक कर दें। फिर उसके बाद में तीसरे कॉलम में आ जाए। तीसरे कॉलम में 1 छोड़ के 2 का था, तो यहाँ जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि किन मूल्यों को जुड़ के बनी है। उन मूल्यों को आप एक एक नंबर दे दें या उन मूल्यों को टिक कर दें। 2 मूल्यों को टिक टिक कर दिया।
और फिर उसके बाद में 3-3 के जोड़े बने। 3-3 के जोड़े वाले कॉलम में सबसे बड़ी जो आवृत्ति है वो चूंकि 3 का जोड़ है, तो वो 3 के जोड़ के सामने 3 मूल्य कौन से हैं, उन तीनों को एक एक नंबर दे दो या उनको टिक कर दो। और फिर नेक्स्ट में भी यही काम करना। नेक्स्ट में एक छोड़ के 3-3 वाला कॉलम आ गया। इस कॉलम का जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आई है वो देखो किन किन को जोड़ के बनी है, और जिनको जोड़ के बनी है उन वैल्यूज़ को आप एक एक नंबर या टिक कर दें। और फिर लास्ट का मामला, तो लास्ट वाले में जो बड़ी से बड़ी आवृत्ति है उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसको जोड़ के बनी है। जिनको जोड़ के बनी है उनके सामने जो भी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ होंगे, उनको आप एक एक नंबर या टिक कर दें। और इस तरह से फिर उसके बाद में इन एक एक नंबरों को या टिक को आप जोड़ के देख लें। जिसका जोड़ सबसे अधिक आएगा, वो मूल्य बहुलक होगा, ऐसा आपको टेबल में दिख रहा है। और मैं आपको ये कह दूं कि आपकी बुक में ऐसी ग्रुपिंग टेबल दे रखी है, एनालिटिकल टेबल दे रखी है, ग्रुपिंग टेबल दे रखी है। बेहतर ये होगा कि आप साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करें। आज की आज ही आप बहुलक को ग्रुपिंग मेथड के द्वारा एवं एनालिटिकल टेबल के द्वारा करके देखें। अगले टर्न पर इसी चीज़ को अपन और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपके लिए थैंक यू।